Hello everyone. Today we will start with from observation to preventive action. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पुराने साइंटिस्ट ने बिना किसी पैथोलॉजी के जानते हुए भी केवल एक ऑब्जर्वेशन के तहत किसी डिजीज से बचा। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है इग्नास सैमुअल्विस, चाइल्ड बेड फीवर से उन्होंने प्रिवेंशन दिलाया। वो एक गायनिक थे। उन्होंने देखा कि चाइल्ड बेड फीवर जो होता है, जिसको हम परप्यूरल फीवर भी बोल देते हैं, उस समय इसकी हाई मोर्टेलिटी थी। उन्होंने 2 क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए। पहले में केवल स्टाफ्ड बाय फिजिशियंस एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, और दूसरे में केवल मिडवाइफ्स रखी। ये जो मेडिकल स्टूडेंट और फिजिशियंस होते थे, ये ऑटोप्सी भी किया करते थे। जो महिलाएं मर जाती थी, और क्लिनिकल केयर भी दिया करते थे। प्रेग्नेंट वुमेन्स को। और ये मिडवाइफ्स केवल क्लिनिकल केयर करती थी, ऑटोप्सी नहीं करती थी। जब डाटा निकाला गया और मोर्टेलिटी देखी गई, तो यहां पर मोर्टेलिटी 16% मिली और यहां पर मोर्टेलिटी 7% मिली। तो इसमें ज़्यादा मिली। तो उन्होंने इससे ये चीज़ निकाली कि ऑटोप्सी जो है वो लिंक थी हाई मोर्टेलिटी से। ऑटोप्सी वाज लिंक टू हाई मोर्टेलिटी। और उसका बाद में कारण ये निकाला, कॉज ये ढूंढा कि स्टूडेंट जो एग्जामिन करते थे वजाइना, वो ट्रॉमेटाइज कर देते थे उसको। तो उसने सजेस्टेड करा कि हैंड्स ऑफ फिजिशियन वर ट्रांसमिटिंग डिजीज। तो उसने हैंड वॉश के लिए सजेस्ट करा और उससे मॉर्टेलिटी डिक्रीज हो गई टू
2.4%. लेटर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कॉज मिला, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का। इसमें पैथोलॉजिकल रीज़न तो नहीं पता था, लेकिन स्टिल इंटरवेंशन जो है वो काम किया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स का। उस समय स्मॉल पॉक्स से केवल 1/3 सर्वाइव करते थे और वो इम्यून बन जाते थे डिजीज से। तो उन लोगों ने क्या करा कि इन्फेक्ट करा हेल्दीज को स्मॉल पॉक्स से। एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो डेयरी मेड्स होती थी इसी के ही एक माइल्ड फॉर्म डेवलप करती थी, जिसको उस समय काउ पॉक्स बोलते थे। लेकिन काउ पॉक्स के आउटब्रेक के समय ये मेड्स सरवाइव कर गई। तो इस चीज से ये पता चला कि काउ पॉक्स के माइल्ड डिजीज हो जाने से जो स्मॉल पॉक्स है ये मेड्स इम्यून हो जाती थी। इस तरह एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीनेशन करी। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है जॉन स्नो और कॉलरा का। उस समय एक विलियम फार थे, उन्होंने बोला कि कॉलरा फैल रहा है मियास्मिस्टिक थ्योरी की तरह। उसमें उन्होंने बताया कि जो माउंटेन पर क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से कॉलरा फैलता है। तो लोअर द एल्टीट्यूड हायर मोर्टेलिटी। जितने लोग नीचे रहते हैं
उसकी वजह से उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी। उन्होंने डाटा कलेक्ट करा और डाटा कंसिस्टेंट था। उनके हाइपोथेसिस से। लेकिन जॉन स्नो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना यह था कि जो कंपनीज वाटर सप्लाई करती हैं, उस टाइम लंदन में कंपनीज वाटर सप्लाई करती थी, तो जो कंपनीज वाटर सप्लाई करती हैं उनमें से कुछ कंपनियां पॉल्यूटेड वाटर देती हैं, उस वजह से कॉलरा फैलता है। तो उन्होंने शू लेदर एपिडेमोलॉजी कंडक्ट करी। इसमें हाउस टू हाउस सर्वे करना होता है। और उन्होंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द केसेस एक कंपनी से कनेक्टेड थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, जिनमें पैथोलॉजी नोन नहीं है, उस समय नोन नहीं थी, लेकिन स्टिल जो है केवल ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने उस समय नहीं पता थी, हमें आज पता है। लेकिन कुछ डिजीजेस की हमें आज भी नहीं पता है, जैसे रूमेटिक फीवर और आरएसडी। पैथोलॉजी इज स्टिल नॉट नोन। एक बहुत अच्छी लाइन थी, द एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिक नॉलेज अबाउट pathogenesis should not be a hindrance or an excuse for not implementing effective प्रिवेंटिव सर्विसेज। कि अगर हमें बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं है किसी पैथोजेनेसिस की, तो वो हिंड्रेंस नहीं बननी चाहिए प्रिवेंटिव सर्विसेज में। इसमें सेकंड एग्जांपल है we don't know reason behind cigarette smoking and lung cancer। हमें यह पता है कि 80% सिगरेट स्मोकिंग वालों को लंग कैंसर हो जाता है, लेकिन हमें पैथोजेनेसिस आज तक नहीं पता है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। When the frequency
of a disease declines and who deserves the credit. इसको एक कहानी की तरह समझेंगे. कुछ पिछले सालों में इन्फेक्शियस डिजीज का डिक्लाइन है. हम इसको ये मानते हैं कि ये बेटर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशंस की वजह से हुआ है. लेकिन एडवर्ड कास ने पब्लिश किया था ग्राफ इन 1971 जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी बिफोर देयर ट्रीटमेंट अवेलेबल. अभी कुछ सालों में डिक्लाइन आया है इन्फेक्शियस डिजीज का, जो कि हमें लगता है कि बेटर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशंस की वजह से हुआ है. लेकिन एडवर्ड कास ने जो ग्राफ पब्लिश करे 1971 में, उनसे ये मालूम पड़ता है कि डिक्लाइन तो ट्रीटमेंट से बहुत पहले आ गया था. तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला हो सकता है कि हम ह्यूमंस के एक्सपोजर के कारण ऑर्गेनिज्म का वायरुलेंस कम हो गया है. ह्यूमन एक्सपोजर टू ऑर्गेनिज्म डिक्रीज वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इंप्रूवमेंट इन सोशल कंडीशन. सेफर वाटर, and reduce exposure to pollutants. इंप्रूवमेंट सोशल कंडीशन की वजह से इसको ज़्यादा माना गया है कॉज को. अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी उसमें कि थेरेपी एक इल्यूजन है. ये एक इल्यूजन है कि हमने कुछ ठीक किया है, जबकि वो एक सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है. क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं we are preventing death and complications. जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम डेथ प्रिवेंट कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर रहे हैं. तो हम थेरेपी तो कर ही नहीं रहे हैं, हम अभी भी कुछ ना कुछ प्रिवेंशन ही कर रहे हैं. अब एक कंसेप्ट है कि हमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को इंटीग्रेट करके चलना चाहिए.
इसका एक एग्जांपल ये है कि पहले HIV पेशेंट को जो ड्रग्स दी जाती थी वो अब जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनको भी दी जाती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में। दूसरा एग्जांपल ये है इसका कि अल्जाइमर ड्रग क्रेनिजुमाब आप जो है प्रोफाइलेक्सिस में यूज हो रही है इन हाई रिस्क पेशेंट। थैंक यू।